ठीक है, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी ये सब क्वेश्चन क्लास 9 में सॉल्व किया जा चुका है। अभी बच्चा लोग क्या है, 9 गया, बात गया है कि नहीं। 9 में पढ़ा दिया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसलिए पढ़ा ही नहीं, कोरोना आया उसका बहाना लग गया, पढ़ाई नहीं हुआ। ठीक है कि नहीं। अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं सब 9th में, अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा है सब 9th में। अभी तक कुछ ऐसा चीज़ इस चैप्टर में अभी तक नहीं पढ़ा है जो 9th में नहीं बताया गया है, समझ गया कि नहीं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, याद कर लो कि पढ़ाए थे कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। स्पीसीज दो दिया हुआ है, दोनों ही फॉस्फोरस है। ये फॉस्फोरस एटम है और ये क्या है, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, फॉस्फाइड। इट इज कॉल्ड फॉस्फाइड आयन। कहीं लैंग्वेज में लिख दिया तो समझ जाना क्या है फॉस्फाइड आयन, P3-, P हैविंग 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये क्या हो गया, फॉस्फोरस एटम। ये तो याद रहेगा ना, इसमें भी लिख देगा, हाँ ठीक है। तो हम इस सिंबल, ये कंप्लीट सिंबल है किसी भी चीज़ का, ये सिंबल देख करके हम समझ सकते हैं कि क्या है इसमें दिया हुआ। 31 दिया हुआ है, टॉप में लिखा हुआ है, मतलब ये मास नंबर है, ए है ना। मास नंबर ए से डिनोट होता है ना, हाँ। और इधर नीचे 15 लिखा हुआ है, हाँ। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी Z15 हो गया। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बोल रहा है, हाँ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 50। अब दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, हाँ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो गया 15, ये भी, हाँ? उसके बाद आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कल ही बताए थे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, कल बताया थे ना, हाँ? तो क्या हो गया, A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 31, 15, कितना आया, 60। निकल गया तीनों, क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब है ये फॉस्फाइड आयन, यहाँ क्या है, फॉस्फोरस एटम, यहाँ पर क्या है, फॉस्फाइड आयन है। इसका भी एटॉमिक नंबर वही है, मास नंबर वही है, तो ये सारा रिजल्ट सेम आएगा, हाँ? हाँ? सब सेम नहीं आएगा, सब सेम नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बाकी प्रोटॉन उतना ही आएगा, न्यूट्रॉन उतना ही आएगा, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन बढ़ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। आगे आवाज समझ में, फॉस्फोरस एटम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो फॉस्फाइड आयन बना है, समझिए ना। फॉस्फोरस एटम है, वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया
तो फॉस्फाइड आयन बना। आई बात समझ में? तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, हाँ, इसलिए बाकी तो वही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम रहेगा, हाँ? उधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उधर लिखेंगे, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इधर लिखा है उधर ही लिख दो, ठीक है? आई बात समझ में? तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही कितना है? 15 है ना, हाँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही 15 है, और 3 इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास, तब नहीं फॉस्फाइड आयन बना, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 18, ठीक है? आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें, 18 हो गया। बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो चेंज होता नहीं है, जब केमिकल रिएक्शन कराए तब ना आयन बना। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो आयन नहीं बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में तो एटम ही बदल जाएगा, एटम ही चेंज हो जाएगा ना। आया बात समझ में? तो यहाँ तो केमिकल रिएक्शन हुआ इसलिए आयन बना है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा बढ़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन किसके चलते होता है? इलेक्ट्रॉन के चलते। न्यूक्लियर रिएक्शन किसके चलते होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते, याद रखो। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात करेंगे। तो फिजिक्स में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात करेगा, ठीक है ना? उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब, समझ गया ना? हाँ, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जिसको हम यहाँ बोलते हैं वो बोलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, समझ गया कि नहीं? तो उधर का काम, ठीक है? न्यूक्लियर से हम लोग मतलब नहीं रखते, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं और फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ मोनो एटॉमिक स्पीसीज, तो एक ही एटम है ना? ये क्या है? स्पीसीज ऐसा है जिसमें कि एक ही एटम है। R = 36, 35 एंड 45, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 36, नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 45, ठीक है? हाँ, तो अब मास नंबर, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 35, हाँ, और मास नंबर हो जाएगा कैसे? 35 + 45, 35 + 45 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है? 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ब्रोमीन का होता है, तो सिंबल लिखेंगे आप, ब्रोमीन लिखा गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एटॉमिक नंबर देना पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 35, यहाँ लिख देंगे नीचे, है ना? मास नंबर कितना है? 80। अब इसके अलावा देखें अभी भी कुछ हो गया है या बाकी है? यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर तब होगा जब वो एटम होगा, इसका मतलब कि ये एटम नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, ये 35 है प्रोटॉन ना, और इलेक्ट्रॉन 36 है, प्रोटॉन 35 है और इलेक्ट्रॉन 36 है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है? आगे आवाज समझ में?
क्लियर? इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है, और सोडियम आयन ले लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ, इसका क्या होता है, सिंबल दोनों का सेम होगा। इसका सिंबल क्या होगा, 2311, 2311, सिंबल तो यही है दोनों का। इसमें नंबर ऑफ, इसमें प्रोटॉन कितना है, 11, इसमें भी प्रोटॉन कितना है, 11, हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाँ, एक कम होगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम आयन कैसे बना, सोडियम आयन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। सोडियम आयन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिखो, -1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सोडियम आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना सोडियम, तो ना सोडियम आयन बना है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया, 11 - 1 इक्वल टू 10, ठीक है। -1 क्यों किया गया, क्योंकि एक कम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम होगा, ठीक है। यहाँ भी 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा, समझ गए। इस तरीके से हमको समझ के बनाना है, ठीक है। अगर इसमें जो है देगा, किसी जगह हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम नजर आया, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे इसी का दे देता, अभी सोडियम का ही देता तो सब कुछ रहता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हमको बताता ना, है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, 10 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो पॉजिटिवली चार्ज है, 2 कम है तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 कम है प्रोटॉन से तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आगे आवाज समझ में? तो उसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों तरह से रेडी रहना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड रेडिएशन को हम लोग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। वेव क्यों बोलते हैं कि उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे पेंडुलम का होता है, पुराने ज़माने घड़ी देखे हो, ऐसे ऐसे हिलते रहता है, हाँ, उसी को पेंडुलम बोलते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, यही ना। तो इस तरह का मोशन से जब चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन बोलेंगे या वेव्स बोलेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों जो थ्योरी हम लिखा है ना, ये दोनों लाइट से रिलेटेड है, लेकिन ये थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन पर भी अप्लाई होता है। ये दोनों थ्योरी लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले लाइट पे ही एक्सपेरिमेंट हुआ, बाद में ये अप्लाई किया गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ भी सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। तो पहले आया था न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन के लॉ के ऊपर जो भी चीज़ बना हुआ है वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, और वो पार्टिकल बिहेवियर के ऊपर। तो यहाँ न्यूटन्स कॉर्पसल्स मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मतलब लगातार पार्टिकल्स आ रहा है कंटिन्यूसली, वन पार्टिकल अनदर पार्टिकल फॉलोड बाय सो मेनी पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल इज फॉलोड बाय सो मेनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। चल रहा है ना, पानी जैसे बह रहा है, चल रहा है, पीछे पीछे पानी भी जा रहा है, आगे पीछे सब पानी पानी। वैसे ही लाइट का भी लाइट को हम पार्टिकल्स के रूप में बोल सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कमिंग टू अस, आ रहा है ना, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पसल्स थ्योरी, ठीक है। तो न्यूटन्स के कॉर्पसल्स थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो उससे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ लाइट है वहीं रिफ्लेक्शन होगा, लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, टकराएगा और वापस लौट के आएगा। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी इट चेंजेस इट्स पाथ, है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इससे एक्सप्लेन हो गया। लेकिन लाइट में और भी प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, ये तो चारों तरफ से बंद है ना, लाइट कैसे आ गया? धूप तो नहीं है अंदर, धूप नहीं है ना, धूप नहीं है तो अगर ये पार्टिकल है तो फिर अंदर कैसे आ गया? तो टकरा गया, उधर टकरा गया, सब उधर ही रहता है, टकरा के बाहर रहता है। धूप तो रूम के अंदर है नहीं, फिर भी लाइट है हमारे पास। कहीं धूप है देखो, कहीं नहीं धूप, लेकिन लाइट है इस रूम में, है? इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। अंदर कोना में भी लाइट चला गया है ना, अपने आप लाइट अपने आप को बेंड कर लिया, ऑटोमेटिकली अपने आप बेंड करके कोना में भी पहुंच गया। ऐसा तभी संभव है ना जब ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, टू एंड फ्रो मोशन में, है ना, हिलते डुलते पहुंच गया। वाइब्रेटरी मोशन रहेगा तभी ऐसा, तो वेव को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, है ना। आया समझ में? तो ये डिफ्रैक्शन तभी एक्सप्लेन हुआ जब हम मैक्सवेल का वेव थ्योरी को कंसीडर करें। और इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस मतलब होता है कि दो सेम वेवलेंथ वाला लाइट जब एक दूसरे से टकराता है तो डार्कनेस आएगा, ब्राइट लाइट आएगा, डिम लाइट आएगा, ब्राइट लाइट आएगा। ये जो फिनोमेनन आता है एक के बाद एक, जब दो सेम वेवलेंथ वाला लाइट टकराता है आपस में, तो ये जो होता है ये इससे एक्सप्लेन नहीं होगा। उससे क्या होगा? टकराएगा, दोनों वहीं चिपक के रह जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है, पार्टिकल है ना, हाँ, चिपक के एक हो जाएगा या टकरा के अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। लेकिन ब्राइट लाइट और फिर डार्क लाइट ऐसा नहीं होगा ना, डार्क हो जाएगा और ब्राइट लाइट आ जाएगा। ये फिनोमेनन देखने को हमको नहीं मिलेगा। ये फिनोमेनन तभी देखने को मिलेगा जब मैक्सवेल का वेव थ्योरी को कंसीडर करेंगे। यानी कोई लाइट के कुछ फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कॉर्पसस थ्योरी चाहिए, और लाइट के कुछ फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी चाहिए। इसका मतलब है कि लाइट में दोनों प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी मान लिया दोनों प्रॉपर्टी है, और जब दोनों प्रॉपर्टी मान लिए तो इलेक्ट्रॉन का सारा चीज़ एक्सप्लेन हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि दुनिया में जितनी चीज़ें सबके पास डुअल प्रॉपर्टी है, और ख़ास करके वैसा जो कि माइक्रो है, जो दिखता नहीं है हमको, उसके पास तो है। समझ में है ना? हाँ, इसीलिए आपको दोनों ही थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आया वो समझ में? तो ये दोनों थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये आएगा, अभी तक ये क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है। ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब पुराना, समझ गए ना? है, बोलते हैं ना क्लासिकल सॉन्ग सुनो, हम बोलते हैं क्लासिकल सॉन्ग है ना, भारतीय शास्त्र पर आधारित गाना सुनो, क्लासिकल सॉन्ग। क्लासिकल डांस हो, जो हमारा पुराना डांस सिस्टम है ना, कथक है या जो भी है, कुचिपुड़ी, क्या क्या सब नाम है ना, वो सब क्लासिकल है। तो उसी तरह से ये क्लासिकल है ना, शास्त्रीय संगीत है। और उसके बाद अभी क्या आएगा? क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कुछ भी गा सकता है कि नहीं? इसमें कुछ भी गा सकता है गाना, गाली भी दे सकता है गाना, है ना। तो गाना में भी गाली देता है, कमीना बोलता है, कुत्ता बोलता है कि नहीं? समझ गया कि नहीं? तो अभी कुछ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ज़माना है, जो कुछ भी हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग मॉडर्न है, इसलिए क्वांटम है। ठीक है कि नहीं? आई बात समझ में? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तो पढ़ चुके हैं पहले, अब हम लोग पढ़ेंगे ये 9-10 तक ये चीज़ पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स कॉर्पसस थ्योरी। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, है क्या चीज़ ये, नाम तो जान गए, है क्या चीज़ ये, तो पूरा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाई होगी, हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेव थ्योरी
को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। वेव थ्योरी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी भी बोलते हैं। आया बात समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से ही पता चलता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होगा, ठीक है, और वेव कैरेक्टर भी है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है वो भी वेव के फॉर्म में है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो भी वेव के फॉर्म में है, और ये प्रोपगेट जो होता है वो स्ट्रेट होता है, प्रोपगेशन स्ट्रेट होता है, लेकिन चलता नहीं है सीधा। समझ गया? जैसे सांप बढ़ता तो आगे है लेकिन वो कभी सीधा नहीं चलता, ऐसे तो सांप जैसे चलता है वही है वेव, है ना? सांप का जो चाल है ना वो वेव है, वो वेव मैकेनिक्स को बता रहा है। तो सांप के चलने का बाद ध्यान दो कैसे चल रहा है ना? है? तो सांप और फिर वो केचुआ चलता है इसे करके, वो है कॉम्प्रेशन एंड रिलैक्सेशन, है ना? केचुआ चलता है कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन, वो भी वेव है, हाँ? और सांप चलता है इसे, समझ गए ना? हाँ? तो दोनों ही दो तरह का वेव होता है, हाँ? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है ना? तो ये हुआ ट्रांसवर्सल, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल। आई बात में सांप जो चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हो सकता है। और जो अर्थवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म भी बोलते हैं उसको, हाँ? केचुआ को, हाँ? क्या होता है? स्नेल बोलते हैं, स्नेल नहीं, हाँ स्नेल चलता है उसमें, अर्थवॉर्म बोलते हैं केचुआ, ठीक है ना? तो वो क्या है? कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन है, वो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल वेव। तो दो तरह का वेव होता है, एक कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन से चलता है, तो ये भी वही है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यही है ना? टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, यही है ना? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। एक होगा इसे चलेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ। तो ये दो तरह का मोशन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। साउंड में हम लोग ट्रांसवर्स मोशन चलाते हैं, साउंड वेव ट्रांसवर्सल वेव है वो, ठीक है? और लॉन्गिट्यूडनल वेव सांप वाला है, ठीक है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ट्रांसवर्सल को मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। डिफरेंस है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन में चलता है, वो ट्रांसवर्स वेव से चलता है साउंड, ठीक है ना? लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव को फॉलो करता है, इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता। समझ गए? हाँ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है कॉम्प्रेशन रिलैक्सेशन नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आई बात समझ में? हाँ? तो इलेक्ट्रिकल लाइट को देखो, या लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी में दोनों में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यहाँ ट्रांसवर्सल वेव नहीं है। ट्रांसवर्सल वेव को मीडियम चाहिए, मीडियम को ही ना कॉम्प्रेस करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉम्प्रेस करेगा, रिलैक्स करेगा, हाँ? यहाँ तो किसी को नहीं है, कोई मीडियम वैक्यूम में भी ये चलेगा, समझ गया ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चलता है ना, तब ना सन और स्टार दोनों का लाइट मेरे पास आता है, सन का भी लाइट आता है, स्टार को भी हम यहाँ से देखते हैं, है ना? कैसे पहुँचता है? बीच में तो वैक्यूम है, यानी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखो, ठीक है? और साउंड में जो हम अप्लाई करते हैं वेव, वो ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है? तो दोनों वेव में याद रखना है ये कहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है?